हेलो। आज हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे कि क्यों भारत और अन्य देशों के द्वारा या वर्ल्ड में हम कह सकते हैं क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी गई। हालांकि लीग ऑफ नेशंस को बना दिया गया था 10 जनवरी 1919 में, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन एक दूसरी वर्ल्ड वॉर होने से रोक नहीं पाता है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि कॉजेज़ क्या रहे और क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होती है वो 1935 से 1945 के बीच में होती है, और इस पे जो ज़्यादातर फोकस दिया गया था वो किस पे दिया गया था, एयरफोर्स के ऊपर। क्योंकि जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा वो ज़्यादातर जो फोकस था वो था हमारे नेवल सुप्रीमेसी पे कि कौन पानी के अंदर कितना स्ट्रांग है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई तो टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो चुकी थी, जिस वजह से एयरफोर्स के ऊपर ये ज़्यादातर जो लड़ाई थी वो हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम बात करते हैं अगर इमीडिएट कॉज क्या रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिली, तो ये 1 सितंबर 1939 में जर्मनी जब पोलैंड पर अटैक करता है तो ये इमीडिएट कॉज बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। आपने देखा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी 2 ग्रुप्स बने, वैसे ही सेकेंड ग्रुप जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स बनते हैं। फर्स्ट होता है एक्सिस पावर, दूसरा होता है अलाइड पावर। एक्सिस पावर में हम बात करते हैं जर्मनी, इटली और जापान की, क्योंकि ये एक तीनों जो ऐसे देश थे जिनका अपना एक मकसद था, जो कि चाहते थे कि हम दूसरों के लिए लड़ाई करें, दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाई करें। और ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में इसको यूएसए भी ज्वाइन करता है। जापान तो इस बार इनके एक्सिस के साथ था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान अलाइड पावर के साथ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रशिया और जर्मनी। रशिया और जर्मनी जो 1939 और 1941 में 1 सितंबर 1931 में पोलैंड पर अटैक करते हैं, और ये दोनों ही मिलकर पोलैंड पर अटैक करते हैं क्योंकि इनको पोलैंड चाहिए था। फिर है 3 सितंबर 1939 की बात, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस आते हैं, और जून 1940 में इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है, यूएसए 1941 में और जापान 1940 टू 1941 में। अब ऐसा क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ ऐसे क्या रहे जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती है। पहली बात हम करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की, जो कि साइन की गई थी बेसिकली जर्मनी के ऊपर। उसमें ये बिल्कुल उसको बोला गया कि तुम ही फर्स्ट कारण हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये दिखा दिया गया था कि सिर्फ जर्मनी ही है जिसकी वजह से लड़ाई हुई। तो जो एक हिटलर था उस टाइम पे उसने को ये लगा कि हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कहीं ना कहीं जर्मनी के ऊपर एक अंदर से ये निकाल रही थी कि तुम ही एक वॉर ऑफ गिल्ट हो, तुम्हारी वजह से लड़ाई की गई थी। और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी वो वीमार रिपब्लिक ने लॉन्च की थी, और उसके ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के तहत जर्मनी की बहुत सारे रिसोर्सेज टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया गया था। और तीसरा है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। सेकंड कॉज बनता है कि लीग ऑफ नेशन जो था वो फेल हो चुका था, दूसरी वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाता है। उसके बाद तीसरा कारण बनता है डिसआर्मामेंट फेलियर। हालांकि लीग ऑफ नेशंस ने ये कह दिया था कि कोई भी नेशन अब किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन से किसी भी तरह की चीज़ नहीं बनाएगा, लेकिन लोग अंदर ही अंदर अपने नेशंस जो थे ये सब कर रहे थे। तो खासकर जर्मनी के ऊपर ही अप्लाई की गई थी, लेकिन जर्मनी भी अपना आर्मामेंट बना रहा था और वो नहीं रुक रहा था। फिर एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हमने देखा वर्ल्ड हिस्ट्री में, हम पढ़ते हैं 1929-30, जो कि रूजवेल्ट के टाइम पे चला, किस तरीके से न्यू डील पॉलिसी आई जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन को रोका गया। तो ये भी एक हाइपर इन्फ्लेशन का कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। एक होता है म्यूनिच कॉन्फ्रेंस। म्यूनिच कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि इसमें ये ज़्यादातर मुसोलिनी जो इटली में फांसीवाद लोग को लेके आए, उन्होंने म्यूनिच जर्मनी में इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें हिटलर आते हैं और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन और फ्रांस के डाडारियर्स आते हैं। ये चारों मिलते हैं और कहते हैं, इसमें हिटलर को तो हालांकि आना ही था, क्योंकि हिटलर कह रहा था कि जो आपने मुझसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेरी जो एरियाज़ ले लिए हैं, कौन से डैंजिंग और पॉलिश कॉरिडोर, मुझे वो वापस चाहिए। लेकिन लोग इसकी बात नहीं मानते हैं, और ब्रिटेन और फ्रांस एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं जर्मनी को, और उसको सुडाटरलैंड और क्रिश रिपब्लिक दे देते हैं, और इसको ही स्क्रैप ऑफ पेपर्स बोला जाता है। हालांकि वो पॉलिश कॉरिडोर और डैंजिंग मांग रहा था जर्मनी, लेकिन वो उसको नहीं दिया जाता और एक दूसरी ही एरिया उसको पकड़ा दिया जाता है। ये भी एक कॉज बनता है म्यूनिच कॉन्फ्रेंस, जो कि 29 सितंबर 1938 मतलब 1 साल पहले हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से।
तो ये भी एक कारण बनता है। फिर है रोल ऑफ इम्पीजर्स। रोल ऑफ इम्पीजर्स का मतलब होता है कि आप पे कबूल करवाया जाता है कि हाँ आप ही की वजह से वॉर हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसकी हार हुई थी, जर्मनी के दोस्त थे जिनकी हार हुई थी, उनको इंसल्ट किया गया। किसके द्वारा? जो जीतने वाले खेमे थे उनके द्वारा इंसल्ट किया गया और उन पर बोला गया कि तुम ये कबूल करो कि तुम्हारी वजह से ही लड़ाई हुई थी। दूसरा है नॉन एग्रेशन पैक्ट। ये यूएसआर और जर्मनी के बीच में साइन होता है। इसमें ये लिखा गया था कि रशिया कभी भी या जर्मनी कभी भी रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी ने अटैक किया था रशिया के ऊपर और बिल्कुल स्टालग्रैड और मॉस्को तक पहुंच गया था। ये ईयर था 1939 का, जब नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ। उसके बाद हम एक और कॉज देखते हैं, वो है रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। रोम मतलब इटली, बर्लिन जर्मनी की और टोक्यो जापान की। ये एक्सिस मतलब ये अलाइड पावर, एक्सिस पावर थे ये तीनों और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी होती है, उसके खिलाफ थे। ये कहते थे कि नहीं, हम सोशलिज्म को नहीं मानते, हम अपनी ही जो आइडियोलॉजी है, हालांकि इटली और आपने देखा होगा जर्मनी में फासिज्म और ये सब आइडियोलॉजी चल रही थी, तो इन्होंने बोला कि हम एंटी कम्युनिस्ट हैं, हम सोशलिज्म को नहीं मानते। उसके बाद है रोल ऑफ हिटलर। रोल ऑफ हिटलर में देखो, जैसे कि डेंजिंग को पाने के लिए हिटलर ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया 1939 में, और हिटलर का एक ये पॉलिसी थी लेबेनश्रुम। लेबेनश्रुम का मतलब होता है, वो कह रहा था कि हम क्रिश्चियंस के लिए, हम जो इसको नहीं मानते, वो हमारी रेस के नहीं हैं, तो हमको हमारे देश के लोगों के लिए एक पूरा वर्ल्ड ही चाहिए जिस पे हमारे पूरे देश के लोग रह सकें। इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस फॉर द पीपल। और इसी के तहत उसने रशिया पे भी हमला किया था, क्योंकि रशिया एक बहुत एरिया में फैला हुआ है और वो चाहता था कि मैं अपने लोगों को रशिया में दे दूं। तो ये लेबेनश्रम पॉलिसी के थ्रू ही हुआ था और उसने लेबेनश्रम पॉलिसी के थ्रू ही पॉलिश कॉरिडोर और पोलैंड पे भी आक्रमण किया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉज बनता है। उसके बाद ये हमारे सारे कॉजेज़ हो गए। अब हम बात करेंगे इवेंट की। इवेंट ऐसा क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे कौन कौन से इवेंट हुए। फर्स्ट फेज़ में हम बात करते हैं ओपनिंग मूव की, तो सितंबर 1939 से सितंबर 1940 तक चलता है। इसमें जर्मनी और रशिया सबसे पहले जाके पोलैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, उस पर आक्रमण कर देते हैं और पोलैंड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ईस्ट और वेस्ट पोलैंड। वेस्ट पोलैंड जो होता है वो रशिया ले लेता है, ईस्ट पोलैंड जर्मनी के पास पहुंच जाता है। अब रशिया कहता है कि मैं क्योंकि 1917 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, हमने देखा उस टाइम पे रशिया में रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, वहाँ पे रशिया की क्रांति चल रही, तो इस वजह से रशिया ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से अपने आप को हटा लिया था और जर्मनी के साथ ये ट्रीटी की थी, वेस्टफालेन ट्रीटी, जिसके तहत ये बोला गया कि हम जा रहे हैं इस वॉर से और आप हमें ज़्यादा परेशान ना करें। उसके तहत इन्होंने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दे दिया था। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई तो उस टाइम पे रशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था और उसने बोला कि अब मुझे अपने जो मैंने खो दिए थे, अपने जो क्षेत्र खो दिए थे, एरिया जो खो दिए थे, अब मैं उसको वापस लेके आऊँगा। तो रशिया भी फिनलैंड, एस्टोनिया और इन चारों को पाने के लिए कोशिश करता है और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। फिर एक होता है फॉनी वॉर। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फॉनी वॉर के बारे में। फॉनी वॉर एक ऐसा वॉर होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब 6 से 7 मंथ के लिए हम जो वॉर होती है उसको फॉनी वॉर कहते हैं। इसमें जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क, जो कि उसके जस्ट ऊपर थे, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो जर्मनी के ऊपर ही नॉर्वे और डेनमार्क पड़ते हैं और आपके जस्ट राइट हैंड साइड में ही नॉर्वे के स्वीडन पड़ता है। तो स्वीडन से वहाँ का जर्मनी का ट्रांसपोर्टेशन होता था रिसोर्सेज वगैरह का। तो उसने सोचा क्यों ना मैं नॉर्वे और डेनमार्क को कैप्चर कर लेता हूँ, तो स्वीडन के लिए मेरा रास्ता साफ़ हो जाएगा। तो इसी वजह से ये फॉनी वॉर 6 महीने तक चलता है, जिसमें जर्मनी, नॉर्वे और डेनमार्क को स्वीडन को कैप्चर कर लेता है। और फर्स्ट मूव में ही हम फेस में पढ़ते हैं हम जर्मनी कैसे हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पे जर्मनी इन्वेट करता है। हालांकि फ्रांस पे ये था कि जर्मनी कभी भी उस पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी एकदम अंदर तक घुस जाता है और फ्रांस के अंदर पेरिस तक जाके उस पर आक्रमण करता है। उसके बाद बैटल ऑफ ब्रिटेन भी होती है 1940 में, जो कि जर्मनी और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। और ये एयरफोर्स के थ्रू होती है, मतलब मैंने बोला ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़्यादातर जो फोकस था एयर के ऊपर दिया गया, जो लड़ाई एयर में होती है। तो इसको ऑपरेशन डायनामो बोला जाता है, जो कि ब्रिटेन ने अगेंस्ट जर्मनी के लिए खिलाफ, और इसमें जर्मनी हार भी जाता है। फिर मोसोलिनी आता है जो कि हिटलर से इंस्पायर होता है और वो कहता है कि मैं क्यों पीछे हटूँ और मैं भी किसी न किसी एरिया को कैप्चर करूँगा। तो वो इजिप्ट और ग्रीस को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं
जर्मनी एयर फोर्सेस, क्योंकि जर्मनी ने खुद की अपनी एयर फोर्सेस हिटलर के अंडर में बनाई थी। उनकी एयर फोर्सेस का नाम था लुफ्टवफे का उसके एयर फोर्स का नाम था, जो कि ब्रिटिश एयर फोर्स के साथ लड़ता है। हालांकि ब्रिटिश एयर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो हार जाता है। ब्रिटिश एयर फोर्स के नाम थे रॉयल एयर फोर्स, और इसमें जर्मनी को हार का सामना करना पड़ता है। सेकेंड फेज़ हम बात करेंगे। जर्मनी जब रशिया पे अटैक करता है, इसको ऑपरेशन बारबोसा बोला जाता है, जो कि 1941 में बारबोसा हुआ था। और इसमें ये लेनिनग्राड और मॉस्को तक पहुंच जाता है जर्मनी, और रशिया को हराने की कोशिश करता है। और जो 1939 में जो पैक्ट किया गया था, नॉन एग्रेशन पैक्ट, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला, कि जर्मनी हमला नहीं करेगा रशिया पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेवॉन्सम की ट्रीटी के तहत जो हिटलर ने अपना रखी थी कि मैं लिविंग स्पेस अपने लोगों के लिए क्रिएट करूँगा, तो इसके तहत वो जर्मनी पे भी आक्रमण कर देता है, और इसको ऑपरेशन बारबोसा वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना जाता है। 1941 में ये टाइम होता है। उसके बाद जापान जो है यूएस के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है, और वैसे ही जापान का जो अटैक था यूएसए पे, वो इसलिए था क्योंकि वो फिलीपींस, बुर्मा, म्यांमार और सिंगापुर के अंदर अपना कंट्रोल करना चाहता था। इसलिए वो फेज़ 2 में अपना जो जापान होता है वो यूएसए पे अटैक करता है। सेकेंड, हम थर्ड फेज़ में पढ़ते हैं कैसे यूएसए डिफीट कर देता है जापान को। क्योंकि जापान यूएसए की पोर्ट पे जाके हमला कर रहा है, तो यूएसए चुप तो नहीं बैठ सकता। तो यूएसए ने क्या किया, जापान पे अटैक किया, और इस बैटल को बैटल ऑफ मिडवे आइलैंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम करेंगे बात रशिया एंड जर्मनी के बीच में, जिसमें क्योंकि जर्मनी रशिया को 1941 में ऑपरेशन बारबोसा के तहत उसमें इन्वेड करने की कोशिश करता है रशिया को जर्मनी, लेकिन रशिया भी बैठेगा नहीं, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रांग हो चुका था, और रशिया जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ता है, और जर्मनी की इसमें हार होती है, जिसको बैटल ऑफ स्टारग्लाइड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यूएसए और ब्रिटेन। अब तो जर्मनी एकदम चिड़चिड़ा गया, वो कह रहा था कि नहीं, अब मैं कुछ भी करूँगा। अब वो क्या करता है, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर शुरू कर देता है सी के अंदर। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी देश की बाउंड्रीज़ को नहीं देखूंगा, और जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ पे मैं अटैक करूँगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यूएसए और ब्रिटेन साथ में आते हैं और क्रब करते हैं जर्मनी की जो सबमरीन जो मिशन था उसको मतलब रोकने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब क्या होता है कि ये फ्रांस है, फ्रांस के जस्ट ऊपर है नॉर्मंडे में यूएसए ब्रिटेन फ्रांस के ऊपर इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे जर्मनी को कि तुम अभी भी हमसे कमज़ोर हो, और हम अभी भी चाहें तो किसी भी एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। इसी को वर्ल्ड हिस्ट्री में D-Day के नाम से जाना जाता है, जिसमें फाइनल कंक्लूजन निकलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इसी को ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं फेज़ 4 में क्या होता है कि इटली जो है फर्स्ट जो हम 4 फेज़ पढ़ चुके हैं। लास्ट फेज़ जो है ये 1944 और 1945 की बात है, जब सबसे पहले इटली ही की हार होती है, और उस टाइम पे जो फासिज्म जो इटली के अंदर चल रहा था उसके तहत मुसोलिनी एक नर्वस स्ट्रोक के थ्रू डेथ हो जाती है उसकी। उसके बाद इसी फोर्थ फेज़ में हम लोग फ्रांस में नॉर्मंडी को देखेंगे, जो कि ब्रिटेन और यूएसए जो आक्रमण करते, जो अभी हमने देखा था। अलाइड पावर्स जो होती हैं वो जर्मनी के अंदर तक घुस जाती हैं। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब अलाइड पावर्स मिलती हैं सब लोग यूएसए वगैरह, तो ये जर्मनी के अंदर तक घुस जाती हैं राइन रिवर के पास, जहाँ पे कि हिटलर था, और हिटलर डर के मारे अपने जो बंकर था उसमें अपनी फैमिली के साथ सुसाइड भी कर लेता है। तो ये वही दौर होता है जब अलाइड पावर्स जर्मनी के राइन रिवर के पास पहुंच जाती हैं। 1945 में जर्मनी हार मान लेता है, और 1945 में अमेरिका जापान के ऊपर फाइनली, क्योंकि मान नहीं रहा था, तो बॉम्ब गिराता है तो वो 6 और 9 अगस्त 1945 को गिराता है, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री में लिटिल बॉय ऑफ फैट्स मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना घातक सिद्ध हुआ कि अब दुनिया अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी देख ही नहीं सकती थी, क्योंकि सब नेशन इतने स्ट्रॉन्ग थे और सब ये जान चुके थे कि हम एक दूसरे को नहीं हरा सकते, हम सब स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस वजह से यूएनए की स्थापना होती है
जो कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है कि किस तरीके से यूएनओ बनता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो अपना काम नहीं कर पाया, वो मेन रीज़न ये था कि लीग ऑफ नेशंस के बाद खुद का मिलिट्री सिस्टम नहीं था, वो जीतने वाली जो कंट्रीज़ थी उन्हीं के ऊपर डिपेंड था, और वो जो जीतने वाली कंट्रीज़ थी उनके ऊपर वो कोई मतलब कंट्रोल भी नहीं कर पाता था। तो इस वजह से ये लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। और लीग ऑफ नेशंस को हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब मैं आपको पढ़ाऊँगी टॉपिक, तो उसमें बताऊंगी कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है और कैसे जर्मनी, जापान, ये सब लीग ऑफ नेशन को छोड़ देते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी किसी भी सदस्यता को नहीं मानते, हम तुम्हारा जो रूल है हम पे कोई अप्लाई नहीं होता है। तो इसी वजह से यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट होती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और हम यूएनओ को नेक्स्ट फेज़ में कंप्लीट करेंगे।